इस बीच बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने योगी से बंगाल आने की मांग की है। शुवेंदु अधिकारी का कहना है कि बंगाल को अब योगी ही बचा सकते हैं। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। 69,000 टीचर चाकरी गए। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। मुर्शिदाबाद पे किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। बांग्लादेश में की घटना ने इन सबको चौराहे पर पूरी तरह नग्न करके रख दिया है। वक्फ के नाम पर बंगाल में जो हुआ, दंगाइयों के डर से, उनके भय से, खौफ से जिस तरह लोग पलायन के लिए मजबूर हुए, दुनिया ने उस तस्वीर को देखा, उस भय को महसूस किया। बंगाल में हुई इस हिंसा के बाद एक ही आवाज उठ रही है और वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की, उनके मॉडल की, दंगाइयों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने योगी को बंगाल आने के लिए कहा है। शुवेंदु अधिकारी का कहना है अब बंगाल को योगी ही बचा सकते हैं। बंगाल का इशू देश का इशू बन गया है। योगी जी ने यूपी का हर प्रोग्राम में बंगाल का हिंदू का हालत और मुर्शिदाबाद का राइट्स को लेकर बोल रहा है। कल बोल रहा है इसको सबक सिखाने के लिए भाषा नहीं, डंडा का जरूरत है, इसलिए योगी जी को टारगेट कर रहा है। मैं योगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो बंगाल में तुरंत आए और लगातार उन्होंने हिंदू का रक्षा करने के लिए यहाँ थोड़ा काम करे। योगी जी का भी बंगाल में जरूरत है और किस तरीके से उन्होंने यूपी में दंगाई को सबक सिखा रहा है, वो बंगाल का हिंदू जनता को आकर बोल के थोड़ा हौसला बुलंद होना। इस बीच सीएम योगी ने एक बार फिर बंगाल हिंसा को लेकर ममता सरकार और विपक्ष पर तीखा हमला किया। उन्होंने इस पूरे मामले में विपक्ष की चुप्पी पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देश के लोगों को पंच प्रण की याद दिलाई थी और पंच प्रण का एक संकल्प यह भी है कि राष्ट्र नायकों का सम्मान होना चाहिए, हर हाल में सम्मान होना चाहिए, क्योंकि अपने नायकों को विस्मृत करके कोई भी समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। और राष्ट्र तोड़कों को अगर कोई समाज सम्मानित करता है तो इसका मतलब हम अपने लिए एक नई समस्या खड़ी करने जा रहे हैं। ये सब मौन है इस समय। मुर्शिदाबाद पे किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। बांग्लादेश में की घटना ने इन सबको चौराहे पर पूरी तरह नग्न करके रख दिया है। बंगाल हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ममता बनर्जी आमने सामने आ चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर कहा था, लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, दंगाई डंडे से ही मानेंगे। आप देख रहे होंगे बंगाल चल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। योगी के वार पर दीदी ने पलटवार करने में देर नहीं की थी। उन्होंने योगी के हमले के बाद महाकुंभ को लेकर सवाल उठा दिए थे। 69,000 टीचर चाकरी गए। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो, कितने एनकाउंटर में मैं मारा, एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया। लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकता है। अरे बांग्लाय तो फ्रीडम आछे। इस वार पलटवार के बीच अब शुवेंदु अधिकारी योगी से बंगाल को बचाने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा क्या सीएम योगी जल्द बंगाल का दौरा करते हैं, और अगर वो ऐसा करते हैं तो इसे लेकर ममता की क्या प्रतिक्रिया रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
आपने देखा किस तरीके से वार और पलटवार चल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ लगातार हमलावर हैं जो स्थिति पश्चिम बंगाल में है, वहीं ममता बनर्जी भी जवाब दे रही हैं। शुवेंदु अधिकारी और बाकी नेता कह रहे हैं कि अब जरूरत है योगी के पश्चिम बंगाल पहुंचने की। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया। बहुत स्वागत है आप दोनों का इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले दानिश जी, आपका रुख करते हुए, सीएम योगी बंगाल हिंसा को लेकर विपक्ष पर हमलावर हैं। आज भी योगी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि पहले उत्तर प्रदेश भी मुर्शिदाबाद की तरह था, लेकिन सरकार ने दंगाइयों को ठीक कर दिया। क्या कहना है आपका? देखिए, ये तो बहुत गौर करने वाली बात है कि जब जब जो विपक्ष के दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे पश्चिम बंगाल में ममता जी की सरकार हो, ये जहाँ जहाँ विपक्ष के दलों की सरकार रहती है, वहाँ वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ही ख़राब रहती है। और इसका जीता जागता उदाहरण 12 से लेकर 17 तक का उत्तर प्रदेश था। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का शासनकाल था, तब किस तरीके से उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने की एक साजिश यही समाजवादी पार्टी द्वारा रची गई। उत्तर प्रदेश में हज़ारों दंगे हुए उनके शासनकाल, 12 से लेके 17 तक का अगर आंकड़ा आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि उस समय, उस 5 साल के टेन्योर में जो समाजवादी पार्टी का शासनकाल था, उसमें 700 से अधिक दंगे हुए। उत्तर प्रदेश के हर कोने में आए दिन दंगे होते थे और उन दंगों में आम नागरिक, जो साधारण नागरिक है, वो पलायन करने पे मजबूर होता था। वो अपने घर के, अपने निकट के लोगों को खोता था, वो उसकी संपत्तियां जलाई जाती थी, उसको अपने घरों से बाहर ढकेला जाता था। और किस तरीके से एक असुरक्षा का माहौल इसी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में था। इसी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में किस तरीके से जो है आम बात, भ्रष्टाचार आम बात थी। अलग अलग जगहों पे आतंकवादी घटनाएं होती थी देश के अलग अलग कोने में, जब 14 से पहले कांग्रेस की सरकार थी। यही जो टोटल ये सारी चीज़ें आज पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है कि पश्चिम बंगाल आज इस आग में झुलस रहा है, जहाँ पे लोग एक दूसरे को, जो कुछ प्रायोजित लोग हैं, जो सरकार के इशारे पे आम जनता को हानि पहुंचाने का काम कर रहे हैं, आम जनता के हितों के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, आम जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। ये वहाँ की सरकार के संरक्षण में हो रहा है। पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल की सरकार, ममता जी की सरकार फेल साबित हुई है वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, वहाँ के पब्लिक को एक सुरक्षित इन्वायरमेंट देने में, वहाँ के पब्लिक को एक व्यवस्थित व्यवस्था देने में। पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल की ममता जी की सरकार फेल साबित हुई है। जिस तरीके से अखिलेश यादव जी फेल साबित हुए उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से अलग अलग प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी फेल साबित हुई, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में फेल साबित हो गई, जिस तरीके से बिहार में जब लालू जी का शासन काल था तब चीज़ें फेल साबित हुई, इसी तरीके से आज पश्चिम बंगाल की जो ममता सरकार है वो पूरी तरीके से फेल साबित हुई है वहाँ पश्चिम बंगाल को एक अच्छा माहौल देने में। आज जो पश्चिम बंगाल की स्थिति है उसमें सीधा दोष वहाँ के मुख्यमंत्री जी को जाता है। वहाँ के मुख्यमंत्री जी को नैतिकता का सामना करना चाहिए और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को कम से कम मेंटेन करना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश की स्थिति को एक बार ज़रूर, वर्तमान में जो योगी सरकार के राज में उत्तर प्रदेश की स्थिति है, उस उत्तर प्रदेश को पश्चिम बंगाल की ममता जी को देखना चाहिए कि आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बना है, दंगा मुक्त प्रदेश बना है, अपराध मुक्त प्रदेश बना है, उद्योग से भरा एक प्रदेश बना है, व्यवस्थाओं से भरा एक प्रदेश बना है, नौजवानों के हौसलों को उड़ान देने वाला प्रदेश बना है, महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने वाला प्रदेश बना है, किसानों को समृद्धि देने वाला प्रदेश बना है, पिछड़े दलित पासमानदा समाज के उत्थान का प्रदेश बना है। तो ये वो उत्तर प्रदेश है जिसकी कल्पना यहाँ के जनता ने जब वोट दिया था तो इसी आशा से दिया था और उस आशा पे पूरी तरीके से हमारी योगी सरकार खरी उतरी है जी। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ने जिस उम्मीद से ममता बनर्जी जी को वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनाया वो पूरी तरीके से फेल साबित हुई और जनता इसका हिसाब आने वाले चुनाव में लेगी। ये तो आप कह रहे हैं, ये आपका वर्जन हो सकता है, ये आपका रुख हो सकता है। उम्मीद है समाजवादी पार्टी अलग रुख रखती होगी। अनुराग भदौरिया जी, बंगाल में बवाल का जिम्मेदार कौन लगता है आपको? देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं इस देश के अंदर में नफरत की राजनीति कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है और भारतीय जनता पार्टी को नफरत की राजनीति बंद कर देनी चाहिए। जिस तरह से उनके वहां के एक जो मजूमदार हैं जिन्होंने उस शब्दों का इस्तेमाल किया, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि 70% हिंदू
अगर तलवार लेके निकल पड़े तो क्या होगा। तो ये जो बीजेपी के अध्यक्ष महोदय है वहां पे जिस तरह का भड़काने की बात कर रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी तो उन्हीं की हुई ना। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप बताइए। जो इस तरह की बात करते हैं, भड़काऊ बात करते हैं, ऐसी भड़काऊ बात करनी चाहिए थी कि उनको, आप बताइए, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ऐसी भड़काऊ बात की क्या जरूरत है भाई। देश संविधान से चलेगा, देश न्यायपालिका है यहाँ पे। अगर कोई गलत करेगा तो उसको सजा देने के लिए न्यायपालिका भी होती है। लेकिन आप एक मुद्दा उठा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई उसकी मैं निंदा करता हूँ। हिंसा कहीं नहीं होनी चाहिए। जो हिंसा करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उन पे कड़ी से ठीक। कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए दानिश जी से बात कर लेते हैं। दानिश जी, सीएम योगी के लातों के भूत वाले बयान पर ममता बनर्जी ने सीएम योगी पर पलटवार किया है कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन सबसे बड़े भोगी है, और महाकुंभ के बहाने भी निशाना साधा। आपको नहीं लगता उन्हें पहले बंगाल पर फोकस करना चाहिए? देखिए, पश्चिम बंगाल की जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी है ममता जी, उनको सच का आईना अगर कोई दिखाता है तो उन्हें बहुत ख़राब लगता है। उन्हें सच का सामना करना चाहिए। उनको ये मानना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में पूरी तरीके से फेल साबित हुई। उनको ये मानना चाहिए कि पश्चिम बंगाल की जनता की अपेक्षाओं पे वो खरी नहीं उतरी है। उनको ये मानना चाहिए कि पश्चिम बंगाल के विकास के साथ ममता बनर्जी जी खिलवाड़ कर रही हैं। वो उत्तर प्रदेश की अगर तुलना करती है तो उत्तर प्रदेश की तुलना करे उद्योग में, उत्तर प्रदेश की तुलना करे शिक्षा में, उत्तर प्रदेश की तुलना करे रोजगार में, उत्तर प्रदेश की तुलना करें यहाँ के विकास में, जिसमें पश्चिम बंगाल जो ममता जी हैं वो बहुत पीछे हैं। पश्चिम बंगाल के पास बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिससे पश्चिम बंगाल बहुत आगे जा सकता था, लेकिन केवल अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए पश्चिम बंगाल को विकास से पीछे ढकेलने की साजिश ममता बनर्जी जी कर रही हैं, जो कि कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हमेशा निष्ठा के साथ उत्तर प्रदेश की जनता के उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए काम किया है, उत्तर प्रदेश की जनता के अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए काम किया है, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम किया है। आज उत्तर प्रदेश का हर जनपद विकास की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हमने लागू किया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज हमने लागू किया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स फैसिलिटी हमने लागू किया। उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र को विकास से जोड़ा है। उत्तर प्रदेश के हर जनपद को वीआईपी जनपद बनाया है। चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, का आप उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में जाइए, दिन के किसी भी टाइम, रात के किसी भी टाइम आपको एक सुरक्षित माहौल मिलेगा। उत्तर प्रदेश के हर जनपद को उद्योग से हमने जोड़ा है। हर जनपद के जो लोकल ट्रेडर्स हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए हमने काम किया है। उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश है, यहाँ पे इतनी बड़ी जनसंख्या है हमारे नौजवानों की, उनको अच्छी शिक्षा से, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से, पारदर्शी परीक्षा व्यवस्थाओं से, उनको स्किल डेवलपमेंट से जोड़ते हुए उनको रोजगार से जोड़ने का काम ये हमने उत्तर प्रदेश में किया है। उत्तर प्रदेश की महिलाओं को एक अच्छी व्यवस्था देने का काम हमने उत्तर प्रदेश में किया है। उत्तर प्रदेश की महिलाओं को एक सुरक्षित व्यवस्था देने का काम हमने उत्तर प्रदेश में किया है। उत्तर प्रदेश के किसानों की समृद्धि के लिए हमने उत्तर प्रदेश में काम किया है। तो तमाम वो काम है, अगर हम गिनती गिनाएं तो बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर ममता बनर्जी जी को कंपटीशन करना है योगी जी से तो इन मानकों पे कंपटीशन करना चाहिए, लेकिन इन मानकों पे वो कंपटीशन नहीं करेंगी। हाँ, हिंसा कराने में ममता बनर्जी जी नंबर 1 है, जनता को भ्रमित करने में ममता बनर्जी जी नंबर 1 है, पश्चिम बंगाल को विकास से पीछे ढकेलने में ममता बनर्जी जी नंबर 1 है, पश्चिम बंगाल के महिलाओं को एक असुरक्षित माहौल देने में ममता बनर्जी जी नंबर 1 है जी, पश्चिम बंगाल के हितों के साथ खिलवाड़ करने में ममता बनर्जी जी नंबर 1 है जी। तो आपको खुद देखना चाहिए कि किन नेगेटिव चीज़ों में ममता बनर्जी जी नंबर 1 है, और योगी जी हर पॉजिटिव मामले में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 की दिशा में आगे बढ़ा। ठीक है, अनुराग भदौड़िया जी का रुख कर लेता हूं। अनुराग जी, वक्फ विरोध के नाम पर हत्याएं कर देना या घर जला देना, दंगे करना, ये सब क्या सही लगता है? वही तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा माहौल देश के अंदर नफरत का क्यों पैदा करती है, क्या आवश्यकता होती है। आप देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश, अभी सर्वोच्च न्यायालय ने भी तो उस 7 दिन का समय दिया। इसके मतलब सर्वोच्च न्यायालय को कुछ नहीं समझ में आया होगा, तभी तो उन्होंने मौका दिया, वरना सर्वोच्च न्यायालय उस वक्फ बोर्ड जो बिल था, जो पिटीशन लगा था, वो खारिज कर देती। तो पिटीशन अगर खारिज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं किया तो इसके मतलब सर्वोच्च न्यायालय को कुछ समझ में आया तभी तो। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय समझ सकता है, सब लोग समझ लेते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं समझती है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करनी है, उनको किसी का भला नहीं करना है। कहेंगे माइनॉरिटी का भला करना चाहते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ कितने लोगों को उन्होंने, कितने सांसद बना दिए मुस्लिम समुदाय से, कितने उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लिए उन्होंने कौन कौन सा
ऐसा उन्होंने सम्मान दे दिया उनको। सुबह से लेकर शाम जी। तक जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके लिए, वो कितनी कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं बताइए। चलिए अब मैं बोल दानिश भी जी नहीं का रुख सकता कर आपके लेता हूं, दानिश जी का रुख कर लेता हूं। दानिश जी, बंगाल हिंसा पर कांग्रेस और सपा ने चुप्पी साधी हुई है। अनुराग जी बोल तो रहे हैं, लेकिन आपका इस पर क्या कहना है? अब तक बड़े लीडर्स ने कुछ कहा नहीं। ये बहुत आश्चर्य की बात है। कांग्रेस पार्टी क्यों आंख बंद किए हुए है, क्यों आंख पे पट्टी लगाए हुए है, क्यों नहीं उसके मुंह से कोई शब्द निकल रहे हैं? समाजवादी पार्टी जो हर बात पे उनका ट्वीट आ जाता है, उनका रिएक्शन आ जाता है, इतने बड़े मुद्दे पे, पश्चिम बंगाल के इतने बड़े मुद्दे पे वो नहीं बोल रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं चलेगा कि केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए आप राजनीति करें। राजनीति एक बहुत ही पवित्र रास्ता है जनता की सेवा करने का। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अगर आप राजनीति करते हैं तो आपके कंधों पे होती है और उस जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि तमाम विपक्षी दल, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये तमाम लोग हमेशा ये अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में ये लोग विफल साबित हुए। अनुराग भदौरिया जी मेरे साथ हैं। अनुराग भदौरिया जी, वक्फ बिल पर मुस्लिम समुदाय पश्चिम बंगाल में हिंसा क्यों कर रहा है? क्योंकि विरोध तो वक्फ कानून का ही हो रहा है। वही मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब पश्चिम बंगाल में, अभी इसके पहले जब चुनाव था, अगर आपको याद होगा, आज से 5 साल पीछे चले जाइए, जब वहां पे चुनाव था तो लगातार 6 महीने तक कह रहे दुर्गा पूजा नहीं होने दे रहे हैं, या नवरात्रि का जुलूस नहीं निकलने देते हैं, काली पूजा नहीं होने देते हैं, यही तो माहौल बनाते थे ना। फिर जैसे चुनाव खत्म हो गया, 4 साल तक एकदम 4.5 साल तक शांति रही। अब जैसे ही चुनाव आया फिर उन्होंने मुद्दा गर्म कर दिया। मतलब उनको, आप देखिए, अब इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। अभी तक तो यमुना गंदी थी दिल्ली में, जब तक चुनाव नहीं हुआ था तब तक वो पानी की बोतल में सब वो यमुना का पानी लेके घूम रहे थे। उनके प्रवक्ता नेता लोग पानी लेके घूम रहे हैं। अब क्यों नहीं पानी लेके घूमते? क्या यमुना साफ हो गई? तो हर चीज को राजनीतिकरण करना, हर बात में, तब जब उनको वोट लेना था तो कहते माता यमुना की बात करते रहे। अब वोट खत्म हो गया तो माता यमुना की बात करना बंद कर दिया। बीजेपी राजनीति कर रही है। दानिश जी, कुछ लोग बांग्लादेश की हिंसा का समर्थन कर रहे हैं। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसे लोगों को बांग्लादेश चले जाना चाहिए। आपको क्या लगता है? देखिए, बांग्लादेश में जो स्थिति है उसको सब कोई जानता है। और आज हमारा भारत विश्व का सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई भारत की अर्थव्यवस्था है। पूरे विश्व की नज़र आज भारत के व्यवस्थाओं पे है। हमने विकसित भारत 2047 का संकल्प लिया है। देश आज समृद्धि और भाईचारे की तरफ आगे बढ़ रहा है। भारत देश एक मजबूत देश बन के उभरा है। दुनिया के जो बड़ी बड़ी ताकतवर देश थे आज वो भी भारत का लोहा मान रहे हैं, भारत के तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, भारत के साथ कदम से कदम मिला के आगे चलना चाहते हैं। भारत आज विश्व के सभी देशों में एक लीडर बन के उभरा है। तो ये आज का भारत है। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि भाजपा का विरोध करते करते विपक्षी दल इन्होंने भारत का विरोध करना शुरू कर दिया। ये कहाँ से जस्टिफाइड है? अगर आपको विरोध करना है तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर सकते हैं, हमारी सरकार का विरोध कर सकते हैं, लेकिन सरकार का विरोध करते करते आप देश के विरोध पे उतर आएंगे, ये कहीं से भी स्वीकार नहीं है। जनता देख रही है कि आज भारत के साथ कौन खड़ा है, और कांग्रेस और सपा जैसे और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जैसे जो सरकारें हैं वो किस तरीके से भारत को विकास के पथ से पीछे भटकाने का काम कर रही है। अनुराग भदौरिया जी, ममता बनर्जी बंगाल में हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही हैं, जबकि सरकार तो बंगाल में ममता की है। तो बीजेपी किस तरीके से जिम्मेदार आपको लगती है? अरे आप बताइए, आपसे क्यों नहीं होगा? उत्तर प्रदेश में जब यहाँ पे दंगे हुए, जब हिंसा हुई यहाँ पे, चाहे संभल की घटना हो, चाहे बहराइच की घटना हो, जब हम लोग आवाज उठा रहे थे तो विपक्ष को दोषी ठहरा रहे थे। सत्ता की जिम्मेदारी नहीं थी क्या? जब हरियाणा में दंगा हुआ, हरियाणा में तो नूह में दंगा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है? वहां तो विपक्ष को ठहरा रहे थे। इसी तरह से जब यहाँ महाराष्ट्र में हुआ तब जिम्मेदार हमें ठहरा रहे थे। तो सवाल ये उठता है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में जब दंगे होते हैं, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और उनकी जिम्मेदारी होती है कि उसको संभालना, तब तो आप विपक्ष को, माने कमाल की बात भारतीय जनता पार्टी की, जहाँ सत्ता पक्ष में है वहां विपक्ष को जिम्मेदार ठहराते हैं, और जहां सत्ता पक्ष में नहीं है वहां सत्ता पक्ष को जिम्मेदार ठहराती है। तो भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीयत क्या पता नहीं चलता। एक ही नीयत है उनकी, जो मुझे लगता है कि सत्ता पाना है, किसी कीमत पे पाना है। जहां उनकी सरकार नहीं है वहां नफरत की राजनीति करके सत्ता को हासिल करना है, और सत्ता पाने के बाद फिर विपक्ष की बात करना शुरू कर देते हैं। आप बताइए, कमाल की है ना पार्टी ये।
दानिश जी, दंगाइयों को लेकर सीएम योगी ने तो साफ कर दिया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। क्या आपकी भी यही राय है इस पर? देखिए, हमारा भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है। भारत संविधान पे चलने वाला देश है। भारत संविधान का पालन करने वाला देश है। भारत लोकतंत्र को और मजबूत करने वाला देश है। तो यकीनन इस लोकतांत्रिक देश में हर नागरिक की अपनी जिम्मेदारियां हैं और हर नागरिक का अपना अधिकार है। तो निश्चित तौर पे जहां दंगे होंगे, जहां इस तरह की घटनाएं होंगी, वहां पर आम नागरिकों के अधिकारों का हनन होगा। और कोई भी सभ्य देश और कोई भी आदर्श जो सरकारें हैं वो आम नागरिकों के अधिकारों का हनन नहीं होने देगी। तो यकीनन हमारे मुख्यमंत्री जी ने सही कहा है कि आम नागरिकों के अधिकारों का हनन जो भी करना चाहेगा, आम नागरिकों के सुरक्षा के साथ जो भी खिलवाड़ करना चाहेगा, उसे सख्ती से निपटना चाहिए। सख्ती से निपट जाए, मतलब लातों के भूत से मतलब सख्ती से निपटने की बात वो कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, दंगाइयों का इलाज डंडा है। क्या डंडे से ही सुधरेंगे दंगाई? उत्तर प्रदेश में क्या खत्म हो गए का? उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल, हमेशा यही कहा जाता है कि गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए, लेकिन अभी तो कासगंज में घटना हुई, बच्ची के साथ अन्याय हुआ। इसके पहले अभी बनारस में हुई थोड़े दिन पहले। रोज आए दिन मर्डर हो जाते हैं, चोरी डकैती हत्या लूट मार रोज हो रही है, बच्चियों के साथ अन्याय बढ़ रहा है। कहाँ चले गए भैया? दंगे तो आपने देखा ही किस तरह से संभल में हुआ, सबके सामने हुआ। कासगंज आपने देखा, रामकुमार मिश्रा जी की मौत हो गई। अगर वो पुलिस मुस्तैद होती और पुलिस समय रहते हुए उसको ना चढ़ने देती और जो जिनका घर था उनको भी पकड़ लेते, हमारे बीच में रामकुमार मिश्रा जी होते ना, तो क्यों नहीं रोक लिया? तो सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी की आदत है दूसरों के बारे में बात करने की, दूसरों पार्टी के दलों के बारे में बात करने की, लेकिन वो अपनी गिरेबान में नहीं झांकते। कहते हैं ना, औरों की ख्यालात की लेते हैं बहुत तलाशी, लेकिन अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। ये भारतीय जनता पार्टी की नीत और नियत बन चुकी है। ठीक है दानिश जी, वक्फ कानून को लेकर ये सारा हंगामा है, सरकार जागरूकता की बात कह रही है। क्या आपको लगता है कि वक्फ पर विपक्षी गुमराह कर रहा है? देखिए, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 जो है, ये आम मुस्लिम पासमानदा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने वाला ये अमेंडमेंट है। इस अमेंडमेंट के आने के बाद यकीनन मुस्लिम समाज की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको और मजबूती मिलेगी। वक्फ क्या है समझने की ज़रूरत है। वक्फ ये खुदा की प्रॉपर्टी है और इसका इस्तेमाल मुस्लिम समाज के विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए। वक्फ के माध्यम से आम पासमानदा मुसलमानों के उत्थान का काम होना चाहिए। वक्फ बोर्ड में पिछड़े पासमानदा मुसलमानों का पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। वक्फ की प्रॉपर ऑडिटिंग होनी चाहिए। वक्फ को प्रॉपर तरीके से हमें उसकी प्रॉपर हैंडलिंग करनी चाहिए। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर जहां अवैध कब्जे हैं उसको वहां कब्जा मुक्त कराना चाहिए। वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट उनका दर्ज होना चाहिए। तो इन तमाम सार्थक नीतियों के साथ जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है, इसका विरोध कुछ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, जो कहीं से भी स्वीकार नहीं है। वक्फ के माध्यम से मुसलमानों के विकास का काम अगर मोदी सरकार करना चाहती है तो इसमें सबको साथ देना चाहिए, लेकिन वक्फ संशोधन अधिनियम का विरोध करना कांग्रेस और सपा द्वारा ये साफ और स्पष्ट बताता है कि कांग्रेस और सपा को मुसलमानों के हितों से कहीं कोई मतलब नहीं। अनुराग भदौरिया जी, न किसी का घर छिन रहा, न मस्जिद छिन रही, न कब्रिस्तान, तो वक्फ कानून पर भ्रम क्यों? अरे भैया, इन्होंने पूरे देश का चैन छीन लिया, हमारे आपकी खुशियां छीन ली, हमारे आपका भाईचारा छीन लिया, हमारे आपकी सुख शांति छीन ली। इससे ज्यादा और क्या छीनेंगे? पूरे देश में देखिए 2014 के बाद से क्या माहौल है। इसके पहले क्या आपको ऐसा माहौल देखने को मिलता था? ऐसी नफरत देखने को मिलती थी? सब एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते थे, कभी कोई जान ही नहीं पाता था कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। ठीक है, थोड़ी बहुत हमारे बीच में कुछ होता था क्योंकि ये कभी कभी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ जितनी नफरत आज देखने को मिल रही है। ऐसा कब हुआ जरा बताइए। पहली बार देखने को मिल रहा है कि सवाल विपक्ष से होता है, सत्ता पक्ष से सवाल ही नहीं होता है। पहली बार देखने को मिल रहा है 2014 में जब चुनाव लड़ने आई थी भारतीय जनता पार्टी तो कहती थी बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा की सरकार आपकी आएंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, महंगाई बेरोजगारी एकदम दूर हो जाएगी। क्या हुआ? बेरोजगारी दूर हो गई, महंगाई दूर हो गई, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। अब इस पे चर्चा नहीं है, ना भ्रष्टाचार पे चर्चा, ना महंगाई पे चर्चा, ना बेरोजगारी पे चर्चा, ना हेल्थ व्यवस्था पे चर्चा, ना एजुकेशन की व्यवस्था पे चर्चा, ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे चर्चा। चर्चा किस पे हो रही है? अब उनको पता है इस पे चर्चा तो हो नहीं सकती, क्योंकि हम जवाब क्या देंगे? अब चर्चा हो रही है हिंदू मुस्लिम,
अब नफरत पे, अब धर्म की राजनीति करने लगे। कहां तो इन्होंने शुरुआत की थी अपनी राजनीति राष्ट्रवाद से, और कहां आ गए अब धर्म की राजनीति पे। इसके मतलब राष्ट्रवाद छोड़ के अब धर्म की राजनीति पे आपको आना इसलिए पड़ा है क्योंकि राष्ट्र में लोग समझ चुके हैं, राष्ट्र के लोग, कि आप देश को आगे नहीं ले जाना चाहते, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं कर पाए। आपने 80 करोड़ लोगों को लाइन में लगा दिया 5 किलो चावल 5 किलो आटा में, इसलिए लोग समझ गए कि 5 किलो चावल 5 किलो आटा में आपने लाइन में लगा रखा है, इस पे हम आपके पास जवाब नहीं होगा, तो आपने धर्म की राजनीति कर। ठीक है। अनुराग भदौरिया जी, ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद हिंसा को बीजेपी और बीएसएफ की मिली भगत बता रही हैं। क्या देश की सुरक्षा करने वालों को इस राजनीति में घसीटना सही है? क्या ये उनकी कुर्बानियों का अपमान नहीं? वही तो मैं कहता हूं, इस देश के अंदर में अभी आपने देखा आगरा में एक सेना आई जिसका नाम था पता नहीं कौन सी सेना, तलवार लहरा रही थी। किसको डरा रही थी वो सेना? एक जात की सेना एक दलित के सांसद को, उसके सांसद समुदाय को डरा रही थी, तलवार लहरा रही थी ना। तो ये नई सेना अगर पैदा, हम तो एक ही सेना जानते हैं, फौज, जिसका सम्मान करते हैं, जिसकी आपने बात की बीएसएफ, मैं बिल्कुल उनका सम्मान करता हूं। फौज हमारे देश के लिए स्वाभिमान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से सवाल ये भी पूछा जाएगा, जब ये बताएं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए बढ़ रहे हैं या घुसपैठिए देश के अंदर आ रहे हैं, तो जिम्मेदारी सरकार की नहीं होगी? सरकार से सवाल नहीं पूछा जाएगा? आप घुसपैठिए तो बोल रहे हो, लेकिन फिर बॉर्डर से पार कैसे आ जा रहे हैं? ये जिम्मेदारी तो आपको निभानी पड़ेगी ना। आप मुख्यमंत्री को दोषी ठहरा रहे हो भाई। बॉर्डर पे तो वहां पे बीएसएफ है ना, वहां तो ममता दी की पुलिस है नहीं। तो जब वहां पे बीएसएफ है तो फिर बॉर्डर से कैसे आ जा रहे हैं? घुसपैठी कैसे घुस जा रहे हैं? मतलब चित भी अपनी, पट भी अपनी, ये कैसी राजनीति है भाई?